So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यू कैन से द लास्ट पार्ट ऑफ आवर कोर्स व्हिच इज रिलेटेड टू द कॉस्मोलॉजी। तो आज का लेक्चर जो होगा व्हिच इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्मोलॉजी। हम जो है इस पार्ट के अंदर जो है ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि कॉस्मोलॉजी जो है वो क्या है और किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है इसको। So this topic is related to our course Relativity and Cosmology and PHY 509 MSc Physics first semester for 2021. So in the last lecture we have talked about all these parameters. तो हमने postulate of special theory of relativity even though we have started with the Newtonian relativity and उन सारी चीज़ों को करते करते अब postulate of special theory of relativity पे आए, फिर Lorentz transformation के ऊपर आए हैं, फिर relativity and simultaneity उसके ऊपर आए थे, फिर लेंथ contraction, time dilation, velocity addition formula, mass variation, mass energy equivalence, relativistic momentum, transformation of momentum, transformation of energy, structure of space-time, four-dimensional space-time. फिर at the end we have talked about the general relativity. इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात की थी. So now we are able to understand about what is cosmology. हमारी जो यूनिवर्स है ये क्या है और जो है जनरल रिलेटिविटी इन सारी चीज़ों को कैसे लिंक करती है। तो आप अपने इर्द-गिर्द देखते हैं तो आपको रात के टाइम जो है ये आसमान जो है चमकता हुआ दिखाई देता है, सुबह जो है वो आपको आसमान जो है वो नीला दिखाई देता है। अगर आप गौर करें तो इस आसमान के अंदर आपको बेशुमार ऐसे जो है बेशुमार डिफरेंट तरह के यू कैन से द कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं और इन ऑब्जेक्ट का मकसद क्या है, ये कैसे फॉर्म किए हैं और ये हमारी जो कायनात है ये कैसी है, इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हम इन सारी आज की डिस्कशन होगी। अगर आप देखें तो मेरा राइट कर्सर जिसके ऊपर मौजूद है, ये एक पिक ली गई है और ये जो पिक ली गई है ये हब्बल डीप फील्ड जो है ये उसके ज़रिए से ली गई है और ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट तरह के क्लस्टर्स मौजूद हैं। ये बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ को क्लस्टर कहा जाता है। तो ये जो है आपके पास डिफरेंट तरह के क्लस्टर्स मौजूद हैं और ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये आपके पास 1996 की ये पिक्चर है। तो अब जो है साइंस इतनी एडवांस हो चुकी हुई है कि हम इससे ज़्यादा बेहतर तरीकों से इन पिक्स को विजुलाइज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो आपको बहुत ही ज़्यादा चमकदार दिखाई देती हैं, अगर आप इनको ज़मीन पे बैठ के किसी दूरबीन से या किसी अच्छे कैमरे के साथ इसको इमेज लेने की कोशिश करें जिसकी ज़ूम जो है वो काफ़ी अच्छा हो, जिसके पिक्सल अच्छे हों, तो फिर आप एक वाज़ह तौर पे एक पिक जो है वो हासिल कर सकते हैं, जो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके। ब अगर आप अपने इर्द-गिर्द गौर करें, तो ये जो सूरज है, चाँद, सितारे हैं, आसमान है, ये किस तरह से बना हुआ है और ये पूरी कायनात जो है इसका वजूद कैसे आया है, इन सारी चीज़ों और इन बातों का नाम ही क्या है, कॉस्मोलॉजी। So cosmology is the branch of astronomy involve the origin and evolution of the universe. तो कॉस्मोलॉजी जो है असली तौर पे असल में ये एस्ट्रोनॉमी की एक ब्रांच है जो कि एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स से रिलेट करता है। ये हमारी स्टडी जिसके अंदर हम ये समझें कि ये पूरी कायनात जो है ये मार्ज़ वजूद में कैसे आई है और इसका इर्तिक़ा क्या होगा। मिसाल के तौर पे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये किस तरह से बिहेव करेगी, किस तरह इसकी एंडिंग होगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है डिस्कशन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द नासा, नासा जो है एक इदारा है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, जो स्पेस साइंस के हिसाब से बहुत तरक्की कर चुका हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, कॉस्मोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिवर्स एज़ अ होल। तो ये आपके पास जो है लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज हैं और ये इसके बारे में सारी की सारी डिस्कशन है। तो ये आपके पास क्या होगा जी, ये कॉस्मोलॉजिकल और यू कैन सी है कि आपके पास जो है ये होल यूनिवर्स जो है वो किस तरह से एक्सप्लोर की गई है। दैट इज़ द स्टैंड वेयर दिस इज़ द बिग बैंग और ये जो आपके पास कायनात है बनते-बनते हम जो है वो सैटेलाइट्स तक पहुँचे हैं, उसके ज़रिए से इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो ये क्या किस तरह से किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों का नाम ही क्या है, कॉस्मोलॉजी। सो कॉस्मोलॉजी जो है अगर हम उसको स्टडी करना चाहते हैं तो हमें कुछ उसके बेसिक यूनिट्स का अंदाज़ा होना चाहिए, फिर हम उसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।
बेसिक यूनिट जो है इसका वो है गैलेक्सी। साइज़ जो होता है वो कितना होता है, इस कायनात का जो बेसिक यूनिट है वो गैलेक्सीज़ है, और बहुत सारी गैलेक्सीज़ मिलके आपके पास जो है वो डिफरेंट तरह के पूरी यूनिवर्स बना रही है। तो साइज़ जो है ये है 10 से लेके 100 किलो पर सेकंड है, और इसे केपीएस लिखा जाता है। मास कितना होगा, 100 बिलियन स्टार जो है उसके बराबर होगा। मेजरिंग डिस्टेंस इन द लाइट, लाइट ट्रैवल टाइम, तो एक पर सेकंड जो है दैट इज दी 2100 एयू, और यू कैन से 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। और द मेजर मास इन सोलर मास जो है, तो ये आपके पास है 2 × 10⁻30 केजी। तो ये आपके पास कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन करने के अपने यूनिट्स या ऑब्जर्वेशंस के साथ मीट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द गैलेक्सी, और यू कैन से, तो ये हमारा सबसे बुनियादी यूनिट है इस कायनात के अंदर। अगर हम कलेक्टिवली एक बड़ी चीज़ों को लेना चाहते हैं, इसको स्टडी करने के हवाले से देखें तो इसका जो साइज़ होता है वो 10 से लेके 100 किलो पर सेकंड, मास इसका 100 बिलियन स्टार के बराबर है। फिर आपके पास आ जाता है जी गैलेक्सी क्लस्टर। बहुत सारी गैलेक्सी जो है वो मिलके एक गैलेक्सी क्लस्टर बनाते हैं, और इसका जो साइज़ है वो मेगा पर सेकंड के हिसाब से है, और मास जो होता है वो 100 से 1000 गैलेक्सीज के बराबर है। इसके अंदर इतनी गैलेक्सीज़ शामिल होती हैं, और इसके अंदर इतने 100 बिलियन स्टार्स शामिल हैं। सुपर क्लस्टर क्या होते हैं? सुपर क्लस्टर जो होते हैं वो, उनका जो साइज़ है वो 10 मेगा पर सेकंड के हिसाब से, दैट इज़ यू कैन से द विड्थ ऑफ होल, और ये मेगा पर सेकंड है, इट्स बेसिकली द यूनिट ऑफ द लेंथ इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर। और ये मास जो है ये फ्यू थाउज़ेंड गैलेक्सीज़ के बराबर होता है। तो ये फ्यू थाउज़ेंड गैलेक्सीज़ के बराबर। So at the end we have 100 मिलियन लाइट ईयर्स जो है ये इसके होते हैं, और इसके अंदर आपके पास जो है वो डिफरेंट तरह के, आपके पास सुपर क्लस्टर के बाद बेशुमार जो है आपके पास प्लेन्स और ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। सो हम कॉस्मोलॉजी के अंदर किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, और अपने इर्द गिर्द हम किन किन चीज़ों को जो है वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अगर हम कॉस्मोलॉजी को देखें तो ये एक्चुअली तौर पे ये यूनिवर्स की स्टडी है, और इनका जो सबसे पहला हिस्सा है वो आपकी ऑब्जर्वेशन से रिलेट करता है, जो आप अपने इर्द गिर्द कायनात के हवाले से पाते हैं। फिर है जी कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, कि आपकी पूरी जो कायनात है किस असूल पे चल रही है, और कायनात में कौन-कौन से पार्टिकल्स हैं, कौन-कौन से रेडिएशंस हैं, कायनात क्या है ये आपकी फैल रही है या नहीं फैल रही, कायनात का बिहेवियर कैसा है, यूनिवर्स का बिहेवियर कैसा है। फिर है कि इस यूनिवर्स की ज्योमेट्री कैसी है, और इसके एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मॉडल पेश किए गए हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो जो सबसे पहली बात है वो है ऑब्जर्वेशनल रिव्यू। तो इस कायनात को जो ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट हैं दे आर कॉल्ड द एस्ट्रोनॉट्स। तो उस वाले से एस्ट्रोनॉट हैड टू रिलाई ऑन द लाइट इन ऑर्डर टू स्टडी अबाउट द यूनिवर्स। तो इनका जो बुनियादी काम है वो सूरज, चाँद, सितारे, इन सारी चीज़ों की स्टडी है, और इन सब का ताल्लुक जो है वो लाइट के साथ। तो ये एक्चुअली तौर पे इसकी लाइट वगैरह के साथ इसकी स्टडी को लिंक करते हैं। One of the great astronomical achievements of the 20th century was exploitation of the full electromagnetic spectrum for astronomical measurements। तो इसके अंदर जो सबसे बुनियादी और बड़ी अचीवमेंट है वो 20वीं सदी से स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर हमारे कायनात के अंदर हमारी अर्थ तक जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है उसको हम किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी मेजर अचीवमेंट है। The advent of large ground-based and satellite-based telescopes operating in all parts of the electromagnetic spectrum was revolutionized our picture of universe। तो एक अच्छी तस्वीर लेने के लिए ज़रूरी है कि जितनी भी तरह की रेडिएशन आ रही हैं आप उनको डाटा लें, और उसको उसके मुताबिक जो है वो उन सारी टेलीस्कोप्स वगैरह की मदद से उसको पिक्चराइज करने की कोशिश करें। ये एक जिद्दत की तरफ हमें लेके जाएगा। सो आइए सबसे पहले हम विजिबल लाइट के हवाले से बात करते हैं।
तो अगर आप आसमान पे नज़र दौड़ाएँ तो आपको आसमान जो है वो रात के टाइम काफ़ी चमकता हुआ और दिन के टाइम काफ़ी उजला-सा नज़र आता है। Historically, our picture of the universe was built up through the even more careful observation using the visible light. The main source of visible light in the universe is the nuclear fusion within the star. आपको जो जो सूरज हो गया, ये आपके पास स्टार्स हो गए, ये इसलिए शाइन करते हुए नज़र आते हैं बिकॉज़ इनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है और इस वजह से ये वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज जो है वो बर्न आउट होता है और इस फ्यूजन के नतीजे के अंदर आपको ये सारे के सारे जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें ये काम हो रहा है वो आपको सारे के सारे क्या लगते हैं, एनलाइटेंड लगते हैं और वो यूँ लगता है कि जैसे वो विजिबल लाइट को एक आप तक भेज रहे हैं। ऑल दी स्टार गैलेक्सीज एंड क्लस्टर जो है इन सब के अंदर ये काम हो रहा है जिस तरह कि आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि बाकी जगह पे जहाँ पे ये न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस नहीं हो रहा वो सारी का सारा हिस्सा ब्लैक है जबकि ये वाला जो पार्ट है वो आपके पास क्या है जी उजला है उजा जो कि ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एक विजिबल लाइट है हालांकि अगर आप इस पार्ट को भी फ़ोकस करें तो इसके अंदर और बेशुमार स्पेक्ट्रम्स अवेलेबल हैं, जिनमें शामिल है रेडियो वेव, अ पावरफुल वेव ऑफ gaining high resolution maps for very distant galaxies. By mapping the radio part of the spectrum, many of the farthest galaxies known were detected in this way. तो बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज़ हैं जो सिर्फ़ रेडियो वेव ख़ारिज करती हैं और उनके रेडियो वेव से हमने बहुत सारी गैलेक्सीज़ का पता लगाया है और जिसके नतीजे के अंदर हमें स्पेस को एक्सप्लोर करने में भी मदद मिली है। इन द सेम वे इंफ्रारेड जो है वो रेडिएशंस और infrared waves. So, carrying out the survey in the infrared part of the spectrum, as was done by the highly successful IRIS infrared astronomical satellite in 1980s, is an excellent way to spotting young galaxies in which star formation is at early age. Infrared is particularly good for looking through the dust in our own galaxies to see the distant objects. तो उस हवाले से हम हमारी कायनात के हवाले से भी और इंफ्रारेड जो आपके पास रेडिएशन है ये गुड फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द यंग गैलेक्सीज वगैरह जिनके अंदर अभी ये सारा प्रोसेस चल रहा है उसको देखने के हवाले से भी इंफ्रारेड रेडिएशन जो है बहुत अहमियत की हामिल है जो अगला हिस्सा है दे आर फॉर दी यू कैन से एक्स-रेज़. X-rays are the vital probe of cluster of galaxies. In between the galaxies lies goes so hot that it emits the X-rays part of the spectrum correspond to the temperature of 10 million of the Kelvin. So this gas is thought to be the uh, remnant material from the formation of the galaxies which failed to collapse to form stars. तो आपके पास जो मटेरियल कायनात के अंदर मौजूद है जिसका टेम्परेचर जो है वो 10 मिलियन केल्विन तक भी मौजूद है और वो स्टार्स वगैरह नहीं बना पाते तो वो मटेरियल जो है वो एक्स-रेज़ इमिट करते हैं। Similarly, microwave जो है for example you can say for cosmology it is the for the best important wave band और ये सबसे इम्पोर्टेंट वेव बैंड है उसकी रीज़न आपको बता देते हैं ऑब्जर्वेशन बाय द फायरस फॉर इंफ्रारेड absolute spectrometry experiment on the base of COB cosmic background explorer satellite have confirmed that the radiation extremely close to the black body form at the temperature 2.7 to 10 raised to plus minus 0.001 Kelvin. CMB, this is CMB. So actually this is the cosmic background radiation or you can say uh, cosmic microwave background radiations and beyond. तो उस हवाले से जो है आपके पास माइक्रोवेव को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल को देखें तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो ये है कि जो यूनिवर्स जो है जिसके अंदर हम मौजूद हैं इज होमोजीनियस एंड आइसोटोपिक। तो ये कंसिडर किया जाता है कि हमारी जो पूरी कायनात है ये होमोजीनियस और आइसोटोपिक है और उस हवाले से ये आपके पास होमोजेनिटी जो है उसके ऊपर कायम है। होमोजेनिटी इज द स्टेटमेंट दैट द यूनिवर्स लुक एट द सेम ईच पॉइंट। एक्चुअली इसके अंदर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम कायनात को जिस भी एंगल से जिस भी पोजीशन से देखने की कोशिश करें जिस भी जगह से स्टडी करने की कोशिश करें तो कायनात के अंदर ये खूबी है कि आपके पास जो कायनात है वो आपको हर तरफ एक जैसी नजर आएगी।
Homogeneity is the statement that the universe looks the same at each point, while isotropy states that the universe looks the same in all directions. So the cosmological principle is therefore a property of the global universe, breaking down in if one looks at the local phenomena. आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट तरह की एस्पेक्ट्स के अंदर इसको देखने की कोशिश की गई है और डिफरेंट अगर आप ब्रॉड वे में देखेंगे तो इट्स लुक लाइक होमोजेनियस टाइप और however if you look into the smart way so you will see that there is some little bit variation in the uniformity and the homogeneity of the universe. however यूनिवर्स के अंदर जो है डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स भी मौजूद हैं जिस तरह के डिफरेंट तरह के रेडिएशन मौजूद हैं इसी तरह इस कायनात के अंदर बेशुमार तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं तो आइए देखें इनमें से कौन-कौन से पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स। अमूमी तौर पे यही तस्वर भी किया जाता है कि जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं हमेशा इनका वजूद जो है वो हमेशा सबसे फंडामेंटल और बुनियादी चीज़ों से मिलके बना है। जिस तरह हम सब लोग जो है वो एटमों से मिलके बने हैं और एटम जो है उसके अंदर हम हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसी तरह से everything in the universe is made up of fundamental particles and the behavior of the universe as a whole depend upon the properties of these particles. तो इस हवाले से आपके पास जो है इनका जो बिहेवियर है वो भी इन सारी प्रॉपर्टीज और इन्हीं पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। तो सबसे पहले पार्टिकल्स हैं वो है बेरियंस। बेरियंस क्या होते हैं? वी ourselves are built up of atoms. The bulk of the whole whose mass is attributed to the proton and neutron in the atomic nuclei. Protons and the neutrons are believed to be made up of further fundamental particles and the quarks. तो ये भी आप सब लोग जानते हैं कि हम एटमों से मिलकर बने हैं और एटमों के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो फर्दर जो है आपके पास फर्दर एक फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिसे हम क्वार्क्स कहते हैं और क्वार्क्स जो है उसी तरह टोटल 6 होते हैं कुछ अप डाउन टॉप बॉटम चार्म ये आपके पास डिफरेंट तरह के 6 क्वार्क्स हैं और जबकि न्यूटन जो है उसके अंदर भी क्वार्क शामिल है एक प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है while the neutron is made up of one up quark and two down quark. In general term, the particle made up of three quarks is called baryons. So the radiations, what are the radiations? तो इस कायनात के अंदर जो रेडिएशन मौजूद है our visual perception of the universe comes from the electromagnetic radiation. Such radiation at large variety of frequencies pervades the universe. It can be thought as made up of the individual particles like packets of energy known as photon. They have zero rest mass and their total energy is always given by their kinetic energy and related to E is equal to hf. Photons can interact with the baryons and the electrons. For example, high energy photons can knock out the electron of atom and which is called the ionization and can scatter of free electrons as you can say this is the Thomson scattering and in the non-relativistic case or you can say the Compton scattering. The more energetic the photons are, the more diversity and ड्रास्टिक इफेक्ट्स ऑन अदर पार्टिकल्स तो इसी तरह से आपके पास न्यूट्रिनोस शामिल है न्यूट्रिनोस कौन से पार्टिकल्स हैं न्यूट्रिनोस आर एक्सट्रीमली वीक इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स बिकॉज इनका मास भी नहीं होता एंड एज वेल एज दे हैव नो चार्ज सो ये जनरली तौर पे एग्जांपल इस रेडियो एक्टिव डिके के अंदर इस्तेमाल की जाती है जिसे हम बीटा डिके वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ द फोटोन एंड न्यूट्रॉन neutrinos make up of the relativistic material in our universe and there are three types of the neutrinos electron neutrino mu neutrino and the tau neutrino so these are the three you can say the families और इन्हें हम आमतौर पर leptons कहा जाता है इनको because such particles are not further can be divided into the subparticles
डार्क मैटर जो है, एविडेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन सजेस्टेड दैट अबाउट 23% ऑफ द मास ऑफ द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ non-baryonic dark matter and where only 4% consist of visible baryonic matter. So the gravitational effects of dark matter are well understood. Dark energy, it is the additional component making 73% of the energy density of the universe. तो ये आपके पास डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जो है इतनी की इतनी इतनी कंट्रीब्यूशन यूनिवर्स के अंदर मौजूद है। सो अगर हम कायनात को देखें तो हमें यूँ लगता है कि आपकी जो कायनात है वो आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपैंड करती है। व्हाट इज़ द रीज़न? अ की पीस ऑफ ऑब्जर्वेशनल एविडेंस इन कॉस्मोलॉजी इज़ दैट almost everything in the universe appears to be moving away from us. As and the further away something is more rapid, its recession appears to be. तो हमें यूँ लगता है कि हर चीज़ जो है हमसे दूर जा रही है इस कायनात के अंदर और इसको विजुलाइज़ करने के लिए हम इसके ऊपर एक सिंपल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। बट इसके अंदर ये भी है कि आप इसके एक्सपेंशन को उसी के फ्रेम के अंदर महसूस नहीं कर सकते। सो हमें अमूमी तौर पे जब मेजरमेंट्स करें तो यूँ लगता है कि ये दीज वेलोसिटी आर मेजर्ड बाय द रेडशिफ्ट। तो जितनी भी चीज़ें जो है वो आपसे परे जाती हैं तो इसका मतलब आप अगर किसी सूरज या आपके पास जो है किसी सितारे से रोशनी भी आ रही है, अगर आप इसको यहाँ पे बैठ के मेज़र करने की कोशिश करेंगे, तो जब वो आप तक पहुँचेंगे तो उसके अंदर रेड शिफ्ट भी वाक़या हो जाती है। रेड शिफ्ट इज़ द शिफ्ट इन द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। तो रेड शिफ्ट जो होती है एक्चुअली अगर आपकी जो वेवलेंथ है फोटॉन की, वो अगर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाए तो हम उसे रेड शिफ्ट कहते हैं और जनरली तौर पे हम ए इनटू टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी ये आपके पास फार्मूला यूज़ करते हैं रेडशिफ्ट को कंप्यूट करने का 1 ओवर 1 प्लस टी वेयर टी इज़ द चेंज लैम्डा एल ओवर लैम्डा चेंज इन लैम्डा ओवर लैम्डा। However, अगर आप एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स को अगर किसी लॉ के साथ रिलेट करने की कोशिश करें, then that was the first person Hubble who uh, explained the expansion of the universe in the first time और उसने बताया था कि हमारी जो पूरी कायनात है वो जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा है वैसे-वैसे हमारी जो कायनात है एक्चुअली तौर पे इट इज़ गोइंग रिसेसिंग और ये एक्सा एक्सपैंड करती है। तो द वेलोसिटी ऑफ रिसेशन एक्सपैंड होने की जो शरह है इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अस। सो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कोई हमसे जितना दूर जाता जाएगा फॉर एग्जांपल आप एक अर्थ पे है और किसी एक प्लेनेट पे किसी दूसरी जगह पे कोई दूसरा साइंटिस्ट है, तो वो दोनों अगर आप दूसरे से दूर जा रहे हैं सो इट्स मीन आपकी जो पूरी यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रही है। सो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर and V is equal to h naught r. So this is the the you can say r is basically the distance of object, h naught is basically the you can say the constant और h naught जो है constant जो है actually this is the you can say the डेफिनेशन के मुताबिक v आपके पास अगर वेलोसिटी है तो ये लेंथ है तो ये पर सेकंड के हिसाब से इसको रखा जा सकता है। h नॉट इज नोन एज हबल कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू है इट इज डिटरमाइंड एज 71 मेगा पर सेकंड। So you can see here this is if you are this is pointing this locate तो आपको जितनी भी सारी चीज़ें जो हैं आपसे दूर पड़ी होती नज़र आएँगी और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो कायनात है वो सारी की सारी आपसे अवे जा रही है। According to Hubble's law, the farther away from us galaxy is faster is receding। जितनी दूर कोई हमसे गैलेक्सी मौजूद है वो हमसे उतनी ही तेज़ी से आगे की तरफ बाहर है और उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा है। सो देयर इज सम डाटा व्हिच इज शोइंग दैट कि आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है मेगा पर सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी दी गई है एंड दे वांट टू अप्लाई द फार्मूला ऑफ अप्लाई द हबल्स लॉ और ये पूरा ट्रेंड जो है एक्चुअली इट इज क्वाइट लीनियर व्हिच शोइंग दैट कि आपके पास ये जो हबल्स लॉ है इट इज क्वाइट इफेक्टिव कि जैसे-जैसे आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ती जा रही है एंड इन दिस वे वी कैन रिलेट दैट कि हबल्स लॉ इज राइट। तो हाउएवर इसी को फर्दर साबित करने के लिए वी हैव अनदर यू कैन से द स्कीम ऑफ स्टडी व्हिच इज को-मूविंग कोऑर्डिनेट्स और ये सारा कुछ बट ये हमारा कंसर्न नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं।
The important concern about the universe is the shape of the universe. और जो हमारी कायनात है इसकी शेप ऑफ द यूनिवर्स के हवाले से 3 तरह के मॉडल दे दिए गए हुए हैं। पहला जो मॉडल है दैट इज़ द क्लोज्ड मॉडल, सेकंड मॉडल इज़ बेसिकली द you can say hyperbolic model and this model is known as the you can say the flat model। अगर आप क्लोज मॉडल के हवाले से बात करेंगे तो ये है आपके पास ये अर्थ का क्लोज मॉडल है और ये स्फेरिकल ज्योमेट्री के ऊपर मुश्तमिल है और अब इसका जो कर्वेचर है वो पॉजिटिव है। तो दिस इज द पॉजिटिव कर्वेचर मॉडल। अगर आप फ्लैट के हिसाब से बात करते हैं तो ज्योमेट्री और टाइप दोनों ही फ्लैट है और इसका कर्वेचर क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर आप ओपन मॉडल के हिसाब से बात करें तो दोनों ही ओपन मॉडल है। इसके अंदर आपके पास जो टाइप है दिस इज ओपन और ये हाइपरबोलिक टाइप होगा एंड इसका जो कर्वेचर है वो नेगेटिव है। बहुत सारे साइंटिस्ट ये गुमान कर रहे हैं कि हमारी जो कायनात है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर डिपेंड करती है, दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल डेंसिटी। सो दिस इज द क्रिटिकल डेंसिटी सिग्मा नॉट। So this critical density will define that either you have a closed universe, either you have a open and then closed universe, and either you have a continuously closed universe, open universe। तो ये वाला जो मॉडल है ये एक्सप्लेन करता है कि आपकी अगर क्रिटिकल डेंसिटी और इसी तरह से बराबर और इक्वेट करती रही तो आपकी कायनात ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता फैलती रहेगी और ये इन्फिनिट टाइम के लिए फैलती रहेगी। इसके अंदर किसी किस्म का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। अगर आपकी जो क्रिटिकल डेंसिटी है वो उस रेशियो से कम हो जाती है तो आपकी जो यूनिवर्स है वो पहले एक्सपैंड कर रही थी, फिर एक टाइम के बाद यूनिवर्स जो है वो अपने आप को दोबारा से समेटना शुरू कर देगी और इस तरह से ये एक्सपैंड हो जाएगी। इसी तरह से आपके पास अगर ये क्रिटिकल डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है तो आपकी कायनात जो है वो एट द सेम टाइम ये क्लोज फॉर्म में है और ये क्लोज फॉर्म में ही एंड अप हो जाएगी। सो दीज आर द 3 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द यूनिवर्स जो बता रहे हैं कि इसकी शेप कैसी होगी और ये सारा कुछ कैसा होगा। सो अगर हम इन्हीं सारी सिचुएशंस को वापस की तरफ देखें तो आप एक और चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जो है अगर ये समझ रहे हैं कि सब चीज़ें हमसे दूर जा रही हैं तो इसका मतलब ये था कि ये टाइमली आपके साथ लिंक थी। ये किसी एक मरकज़ पे थी चीज़ें और ये वहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं जैसा कि यहाँ पे मैं शो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये सारा कुछ यहाँ पे पहले मौजूद था और इधर से ही इनका आगाज़ हुआ है आगे की तरफ मूव करने के हवाले से। इफ आई लुक ऑन द पिक्चर ऑन इन मोर इंटरेस्टिंग वे तो ये भी अगर आपके पास पार्टिकल यहाँ पे या ये भी आपके पास कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट करीब-करीब था, ये भी करीब-करीब था, ये भी करीब-करीब था। तो एक्चुअली यू कैन से है कि दिस इज़ द यूनिवर्स जिसके अंदर ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ पे इकट्ठे और they are very closely spaced here। So these are the closely spaced here। तो इसका मतलब ये पैक्ड थे और अचानक से जब इनको अलाउ किया गया है तो ये एक्सपैंड होना शुरू हो गए और अपने-अपने पाथ के अंदर मूव करना शुरू कर गए। So what is happening there? This is basically the formation of the universe, and this question lead us to the question about that what was the universe at the beginning। तो यूनिवर्स का आगाज़ जो है वो कैसे हुआ है, तो इस पॉइंट से हम ये चीज़ साबित कर सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम जो है इस लॉ को कन्वर्सली देखेंगे कि जैसे-जैसे डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा था, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि जब डिस्टेंस बिल्कुल ही ज़ीरो था, तो इसका मतलब है कि सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही पॉइंट पे वाक़या थी। तो अब हम इसको अगर रिवर्स अंदाज़ में पढ़ना चाहें, तो अगर हम इन सारी चीज़ों को कंप्रेस करने की कोशिश करें तो सारा का सारा डिस्टेंस जो है कंप्रेस होते हैं तो सारे के सारे आपके पास जो प्लैनेट्स हैं वो एक पॉइंट पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे एंड दिस पॉइंट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके हम अपनी बर्थ ऑफ द यूनिवर्स के ऊपर इंशाल्लाह का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे और इसकी बर्थ के लिए जो मॉडल डेवलप किया गया दैट इज द बिग बैंग थ्योरी। और फिर बिग बैंग थ्योरी जो है एक्चुअली दैट इज़ द रिवर्सल ऑफ हबल्स लॉ और फिर इसके मुताबिक हम अपनी एज ऑफ यूनिवर्स को कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी
फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिस्कशन हो, कोई क्वेश्चन्स हो तो आप हमारे इंटरैक्टिव सेशन, ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।